Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic examples of primary stock market selling. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट में कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को जिनके बेसिस पर एक ह्यूज कैपिटल को आईपीओ के बेसिस पर रेज किया गया था, हम उन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। इट इज़ इन रिगार्ड ऑफ द फेसबुक। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस सोशल वेबसाइट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, दिस इज़ द फेसबुक। फेसबुक को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2012 में। तो इसके रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से इसने आईपीओ के बेसिस पर फंड को रेज किया था। वन ऑफ द रिमार्केबल आईपीओज दैट वर अंडरटेकन includes the Facebook initial public offering. The offer initiated in 2012 is to date the largest IPO in the technology sector. The company raised $16 billion successfully through its initial public offering. As an effect, its turnover increased by close to 100%. यानी कि अगर मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में फेसबुक ने 2012 में सबसे बड़ा आईपीओ इनिशिएट किया था। और आज की डेट में भी अगर कंपेयर किया जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इससे बड़ा आईपीओ इश्यू नहीं किया गया था किसी भी कंपनी के द्वारा अब तक। ये एक रिमार्केबल आईपीओ है और इस पर्टिकुलर आईपीओ के बेसिस पर कंपनी ने $16 बिलियन को रेज किया। इतनी अमाउंट को रेज किया इसने और इसके बेसिस पर इसने अपने टर्नओवर को 100% के नियर बाई इंक्रीज भी किया। यानी कि इस पर्टिकुलर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बेसिस पर जो फंड अरेंज हुआ, इसके पास जो फंड रेज हुआ, उसके बेसिस पर इसने अपने टर्नओवर को 100% से इंक्रीज कर लिया। इसका इफेक्ट क्या रहा कि जब 2012 में इसका जो आईपीओ था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था और उसकी वजह से प्राइमरी मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और प्राइमरी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या था, जो इसके अंडरराइटर्स थे इन्होंने इसके शेयर के प्राइस को $38 पर शेयर पर सेट किया था, फिक्स किया था। लेकिन जब इसको लिस्टेड किया गया था स्टॉक एक्सचेंज पर, तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करने के बाद जो इसके स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो ये कुल मिला के $104 बिलियन तक पहुंच गया। द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इवेंचुअली अमाउंटेड टू $104 बिलियन, हाईएस्ट फॉर अ न्यूली फॉर्म्ड पब्लिक कंपनी। किसी भी न्यूली फॉर्म्ड पब्लिक कंपनी के लिए ये सबसे ज़्यादा अमाउंट थी उसके स्टॉक की। तो ये एक बहुत रिमार्केबल एग्जाम्पल है आईपीओ का फेसबुक के बेसिस पर, जिसने $16 बिलियन सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर आईपीओ के बेसिस पर रेज किए थे। एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, एंड दिस एग्जाम्पल इज इन रेफरेंस ऑफ द कोल इंडिया। बिगेस्ट आईपीओ अंडरटेकन इन इंडिया वॉज बाय कोल इंडिया इन 2010। यानी कि अब तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ फॉलो किया गया है वो है कोल इंडिया के द्वारा, वो भी 2010 में, जिसके हेल्प से जो कोल इंडिया है इसने 15,200 करोड़ रुपए को रेज किया था इस पर्टिकुलर आईपीओ के बेसिस पर। और जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको 285.75 रुपीज़ पर लिस्टेड किया गया था, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से इसके जो शेयर्स थे इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई ₹340 तक। और इसी वजह से कंपनी ने अपने फाइनल आईपीओ प्राइस पर जो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स थे और उसके साथ साथ जो उसके सब्सिडीज या फिर जो उसके एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के,
इन सब के लिए अपने फाइनल आईपीओ पर 5% का डिस्काउंट भी ऑफर किया था। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है कोल इंडिया के द्वारा, जिसे 2010 में लाया गया था, और इसके हेल्प से कोल इंडिया ने 15,200 करोड़ रुपयों को रेज किया था। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। 2021 में यूनियन बजट को पास किया गया, और इसमें जो गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC में, उनको सेल करने का एक प्रपोजल रखा गया है। अगर ऐसा होता है और अगर इसके 10% भी स्टेक को सेल किया गया तो इसकी हेल्प से 80,000 करोड़ रुपीस को रेज किया जा सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाएगा। जैसे पहले कोल इंडिया के नाम पे था, लेकिन अगर गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 10% स्टेक को भी सेल करती है मार्केट में, तो इसके हेल्प से 80,000 करोड़ रुपीस को रेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आईपीओ के रेफरेंस में जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब मैं बात करूंगा आपसे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्राइमरी मार्केट इज कंपनीज कैन रेज कैपिटल एट रिलेटिवली लो कॉस्ट and the securities so issued in the primary market provide high liquidity as the same can be sold in the secondary market almost immediately। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब प्राइमरी मार्केट के थ्रू आप कैपिटल को रेज करते हो तो जो इसकी कॉस्ट होती है वो बाकी सोर्सेज के कंपैरिजन में रिलेटिवली बहुत कम होती है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपने जो कैपिटल रेज करी उस पर आपको कॉस्ट कम पे करनी पड़ती है, कम खर्चा करना पड़ता है, और इसके साथ साथ ये आपको हाई लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है सेम टाइम पर, क्योंकि जिन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को आप प्राइमरी मार्केट से रेज करते हो उनको आप सेकेंडरी मार्केट में सेल भी कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में उनकी डीलिंग भी कर सकते हो, और इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, हाई लिक्विडिटी को गेन कर सकते हो। एक तो ये एडवांटेज रहता है। सेकेंड एडवांटेज इज द प्राइमरी मार्केट इज एन important source for mobilizing of savings in an economy. Funds are mobilized from consumers or investors for investing in other channels. It leads to monetary resources being put into investment options. सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्राइमरी मार्केट है वो किसी भी इकोनॉमी में सेविंग को मोबिलाइज करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अगर आपको मूव करना है सेविंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट, जहां एक साथ बहुत सारी सेविंग को मोबिलाइज किया जा सकता है। फंड्स को हम मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट चैनल्स के मीडियम से प्राइमरी मार्केट में फंड को मोबिलाइज करते हैं, और इससे क्या फायदा होता है, जो मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं इनको हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं वो जब सिक्योरिटीज़ को रेज करती हैं और उसके बेसिस पर फंड अरेंज करती हैं तो इस फंड को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में पुट किया जाता है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, थर्ड एडवांटेज क्या है इसके अंदर, चांसेस ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन इन द प्राइमरी मार्केट आर कंसिडरेबली लेस व्हेन कंपेयर टू द सेकेंडरी मार्केट। अगर मैं प्राइमरी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट से कंपेयर करूं तो प्राइस को मैनिपुलेट करने के चांसेस प्राइमरी मार्केट में बहुत कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या होता है, क्योंकि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है या फिर मंदी होती है सिक्योरिटी प्राइजेज में, तो सिक्योरिटी प्राइजेज में डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से ये मैनिपुलेशंस अकर होते रहते हैं। thereby deliberately interfering with fair and free operations of the market। और इस तरह से क्या होता है कि ये मार्केट के फेयर और फ्री ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। भाई जब इन्फ्लेटिंग या डिफ्लेटिंग सिचुएशंस को आप फोकस करोगे तो मैनिपुलेशंस होंगे प्राइसेस में, और मैनिपुलेशंस होने की वजह से मार्केट का जो फेयर और फ्री ऑपरेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस क्रिएट होता है।
The next advantage of primary market is that these market acts as a potential avenue for diversification to cut down on risk. It enables an investor to allocate his or her investment across different categories involving multiple financial instruments and industries. सबसे बड़ी बात क्या होती है प्राइमरी मार्केट में, किसी भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, अपने फंड को इन इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई करते हुए रिस्क को कट कर सकते हैं। यानी कि अगर फंड को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जब डाइवर्सिफाई किया जाता है तो इसके साथ साथ वो रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं और इस तरह से उनका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्राइमरी मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। इक्विटी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, जिनमें डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए अलग अलग प्रपोर्शन में कंप्लीट फंड को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को फोकस कर सकते हैं और इस तरह से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हुए उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ प्राइमरी मार्केट इज दैट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी मार्केट फ्लक्चुएशन। इस पर किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स आर डिटरमाइंड बिफोर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड इन्वेस्टर्स नो द एक्चुअल अमाउंट दे विल हैव टू इन्वेस्ट। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को फोकस किया जाता है तो उससे पहले ही स्टॉक के प्राइस को डिटरमाइन कर लिया जाता है और इन्वेस्टर्स को पता होता है कि उन्हें कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। तो इसी वजह से जो प्राइमरी मार्केट है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी मार्केट फ्लक्चुएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द प्राइमरी मार्केट। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट देयर मे बी लिमिटेड इंफॉर्मेशन फॉर एन इन्वेस्टर टू एसेस बिफोर इन्वेस्टमेंट इन एन IPO, since unlisted companies do not fall under the purview of regulatory and disclosure requirements of the Securities and Exchange Board of India। क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों ही टाइप की कंपनीज प्राइमरी मार्केट से फंड को रेज कर सकती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज की, तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में ये सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके रेगुलेटरी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के परव्यू में नहीं आती हैं। इसी वजह से ये अपनी सिक्योरिटीज़ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराती हैं। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स जब ऐसे सिक्योरिटीज़ में अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो इनका रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के रेफरेंस में बहुत कम या लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है इसका? ईच स्टॉक इज एक्सपोज टू वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्क बट देर इज नो हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा इन अ प्राइमरी मार्केट फॉर एनालाइजिंग IPO shares, as the company is offering its shares to the public for the first time through the initial public offering। क्योंकि जब IPO लेकर आया जाता है प्राइमरी मार्केट में तो उस समय पब्लिक कंपनी फर्स्ट टाइम डील कर रही होती है और इसी वजह से उसके ट्रेडिंग डेटा के बारे में कोई भी हिस्टोरिकल डेटा, उसकी ट्रेडिंग के बारे में कोई भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं होता है। इसी वजह से आप रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं होते हो। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है जब प्राइमरी मार्केट के बेसिस पर कोई भी कंपनी अपना IPO लेकर आती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डील कर रही होती है मार्केट के अंदर और पहली बार वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू फंड को रेज कर रही होती है और इसी वजह से उसका कोई भी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर डिग्री ऑफ रिस्क को कैलकुलेट कर पाने की पोजीशन में नहीं होते हो। And the last disadvantage is that in some cases it may not be favorable for small investors
If a share is oversubscribed, small investors may not receive share allocation. कुछ केसेस में ये होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं इश्यूज उनके फेवर में नहीं होते हैं। मान लीजिए कि एक आईपीओ लेकर आया गया और वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो उस केस में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी शेयर एलोकेट नहीं किया जाता है। ओके, so these all are the different disadvantages of primary market. Thank you.